तो नेक्स्ट है एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें हमको दो वेक्टर्स को लेना है और उनके बीच का एंगल सपोज करो थीटा है, और आपको क्या करना है, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ यूज करके ग्राफिकली हम रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। पहले तो पैरेललोग्राम लॉ में क्या करना होता है, जो वेक्टर दे रखे होते हैं उनके पैरेलल हम दो लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं। ये लो पहली लाइन ड्रॉ कर दी, इसके पैरेलल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो। तो ये जो डायगोनल आएगा, कौन सा वाला डायगोनल, जो उन दोनों वेक्टर्स की टेल जहाँ पे कनेक्ट होगी उससे होके जाएगा, वो इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ये होता है अपना पैरेललोग्राम लॉ। अब मुझे आर फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी की टर्म्स में क्या करना है, आर फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, देखो थोड़ी सी ज्योमेट्री यूज करेंगे। मैं कुछ पॉइंट्स को नाम दे देता हूं, जैसे ये मान लेते हैं, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट मान लेते हैं O। अब ये जो वेक्टर A है, इस वाली लाइन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा, और ये जो P पॉइंट है यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ इसके ऊपर, है ना, ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये है परपेंडिकुलर। एक चीज बताओ, अगर ये लाइन और ये लाइन मैंने पैरेलल ड्रॉ करी है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा के बराबर होगा। ठीक है, और ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के बराबर होगी, यानी कि ये बी के बराबर है। तो एक चीज बताओ कि यहाँ पे ये वाली साइड क्या आएगी सॉल्व करने पे, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाली साइड क्या आएगी, ये बी दे रखा है आपको, ये एंगल दे रखा है, एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मुझे फाइंड करना है, हाइपोटेनियस मुझे दिया हुआ है, एंगल भी दिया हुआ है। हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में क्या रिलेशन होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू मैं क्या लिख दूं, परपेंडिकुलर पी एन बोल देते हैं इसको, पी एन डिवाइडेड बाई बी। तो बताओ साइन थीटा क्या आ गया, यहाँ से साइन थीटा आ गया बी साइन थीटा। क्लियर। इसी तरीके से ये वाली साइड फाइंड कर लो, है ना, क्यों फाइंड करें वो अभी समझाता हूँ, एक बार ये फाइंड कर लो। जैसे ये वाली साइड क्या आएगी, तो देखो राइट एंगल ट्राइंगल में ये हो गया एंगल से जुड़ा हुआ बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस। इस बार फॉर्मूला यूज करना है cos थीटा, जो कि होता है बेस यानी कि ओ एन डिवाइडेड बाई क्या करना है, हाइपोटेनियस, जो कि बी के बराबर है। तो बताओ कि यहाँ से जो ओ एन आएगा वो क्या आएगा, बी cos थीटा के बराबर आएगा। इतनी बात क्लियर। अच्छा, ये मैंने लिखने में मिस्टेक कर दी, ये क्या था अपना पी एन था। ठीक है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी है, बी cos थीटा। ये कितना है, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, ए प्लस बी cos थीटा, है ना। और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस है बी साइन थीटा के बराबर। तो अगर मैं इस बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल में देखूं, ध्यान से देखो इसको, तो मुझे ये वाली साइड पता है ना, ये है बी साइन थीटा, ये वाली साइड पता है जो कि है ए प्लस बी cos थीटा। तो क्या मैं ये हाइपोटेनियस फाइंड कर सकता हूँ, क्या होगा हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ, या इसको स्क्वायर को हटा ही देते हैं, यहाँ पे हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस क्या है यहाँ पे, बेस है ए प्लस बी cos थीटा, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस क्या करना है बी साइन थीटा का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज समझ में आई क्या। तो बताओ आर इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट के अंदर इसको ओपन कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये देखो आर इक्वल टू आ जाएगा अपना अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि 1 होता है। तो सिंपल मैं बी स्क्वायर लिख देता हूं, प्लस क्या बचा 2ab cos थीटा। ये अपना आंसर है। दो वेक्टर्स को जब आप ऐड करोगे, अगर उनके बीच में एंगल थीटा है, तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के बराबर आएगा। तो इसी फॉर्मूले से बाकी सारी कैलकुलेशन की जाएगी आज के बाद। ठीक है, चलो इसके बाद में जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका एंगल मान लो वेक्टर ए से है अल्फा, तो ये अल्फा भी फाइंड कर सकते हो आप भाई। ये ट्राइंगल तो अब आपको पता चल ही चुका है किसमें, परपेंडिकुलर, तो ये है बेस है ए प्लस बी cos थीटा, और हाइपोटेनियस भी सॉल्व कर रखा है अगर जरूरत पड़े तो। लेकिन मान लो हाइपोटेनियस नहीं है आपके पास में, तो परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन होता है, tan थीटा, यानी tan अल्फा इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ
परपेंडिकुलर यानी कि बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ये अपने पास में दूसरा फॉर्मूला आ गया, ये लो। ठीक है, तो जब भी आपको रिजल्टेंट वेक्टर का वेक्टर ए से एंगल बताना हो, ये ध्यान रखना ये एंगल किससे मेजर किया गया है, वेक्टर ए से मेजर किया गया है, तो वेक्टर ए से जो एंगल आएगा वो आएगा हमेशा बी साइन थीटा। देखो जिससे एंगल मेजर किया है ना उसके अलावा जो दूसरा वेक्टर वो ऊपर आएगा, तो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये याद होना चाहिए फॉर्मूला। अगर वेक्टर बी से एंगल पूछ लेता तो क्या करते, मान लो वेक्टर बी से जो एंगल बन रहा है वो है बीटा, एंगल कितना है बीटा, तो क्या लिखते बोलो। देखो जिस वेक्टर से एंगल मेजर किया जा रहा है उसके अलावा जो दूसरा वेक्टर वो ऊपर आ रहा है, इस बार एंगल मेजर करना है बी से, तो ये ए और बी इंटरचेंज हो जाएंगे, मतलब tan बीटा किसके बराबर होगा बोलो, ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई बी प्लस ए कॉस थीटा। तो इन केस अगर पूछे बी से एंगल तो ये लिख देना, बाकी ये याद कर लेना, यही काम आता है ज़्यादातर, तो इन केस पूछ ले तो दूसरे वाला लगा सकते हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब मैं इसके कुछ स्पेशल केस आपको बता रहा हूँ वेक्टर एडिशन के, वो उन पे डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। तो क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सबसे पहले तो फॉर्मूले लिख लेता हूँ जो अभी हमने फाइंड किए हैं। हमने फाइंड किया रिजल्टेंट वेक्टर बराबर आया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और दूसरा फॉर्मूला था tan अल्फा इक्वल टू, अल्फा फाइंड करना हो तो tan इनवर्स कर देंगे वैसे, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है जी, तो इन फॉर्मूलों को यूज करके बताओ कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब आएगा। मैक्सिमम कब आएगा, देखो ए और बी तो फिक्स है, कॉस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कब आती है, जब थीटा 0 डिग्री होता है, मतलब दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम आएगा। ये वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर भी अगर इधर ही होगा तो इनका रिजल्टेंट आएगा मैक्सिमम, और कितना आएगा, तो थीटा 0 पुट करोगे तो कॉस 0 कितना होता है 1, अंडर रूट के अंदर बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा, आंसर आ गया a प्लस बी। तो याद रखना है कि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो डायरेक्टली उनको ऐड कर सकते हो, सीधा आंसर क्या लिखोगे a प्लस बी लिखना है। मिनिमम कब आएगा दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट, जब थीटा, कॉस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है -1, 90 डिग्री पे 0 बनेगा लेकिन 0 से भी कम जाता है ये तो -1 तक, इसका मतलब जब थीटा 180 डिग्री रखोगे मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो उस कंडीशन में इनके बीच का एंगल होगा 180 डिग्री, यानी थीटा 180 है तो उस कंडीशन में यहाँ पे cos 180 -1 आएगा, जिसकी वजह से अंडर रूट के अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर हटा के आप सीधा क्या लिख सकते हो a माइनस बी। तो ये अच्छा, बड़े वेक्टर में से हमेशा छोटे वाला वेक्टर माइनस करना है, अगर a बड़ा है b से तो a माइनस बी करेंगे, और b अगर बड़ा है a से तो b माइनस a करके लिख देना, वो आएगा अपना रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट हमेशा बड़े वाले वेक्टर की डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है जो वेक्टर एडिशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब है कि a प्लस बी लिखो आप या फिर b प्लस a लिखो, उल्टा सीधा करने से वेक्टर एडिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। हर जगह ये चीज फॉलो नहीं होती, जैसे वेक्टर सब्ट्रैक्शन में ये फॉलो नहीं होगा, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, है ना, इसलिए ये बोला गया है। फिफ्थ है इसके अंदर कि जो वेक्टर एडिशन है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा। ये क्या होता है भाई, तो a प्लस बी प्लस सी, मान लो कि b और c वेक्टर को आपने पहले ऐड कर लिया, फिर जो भी आया उसमें वेक्टर a ऐड कर दिया। इसकी बजाय आप ये भी कर सकते हो कि a और b को पहले ऐड कर लो, जो भी आएगा उसमें वेक्टर c को ऐड करके लिख दो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, इसको एसोसिएट करके पहले ऐड कर लो फिर इसमें ऐड कर दो, या इसको एसोसिएट करके इसको ऐड कर लो फिर इसको ऐड कर लो, एक ही बात है। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट है जब भी आप दो वेक्टर्स को ऐड करोगे तो उनका रिजल्टेंट हमेशा बीच में कहीं पे आएगा। अगर दोनों वेक्टर्स बराबर मैग्नीट्यूड के हैं तो रिजल्टेंट एकदम उनके बीचों बीच आएगा। जैसे ये दो वेक्टर्स हैं मान लो, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर ही है, तो जब आप इनका रिजल्टेंट फाइंड करोगे तो वो रिजल्टेंट हमेशा कहाँ आएगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल होगा θ/2, एकदम बीचों बीच आएगा। लेकिन अगर इनमें से एक बड़ा है और एक वेक्टर छोटा है तो रिजल्टेंट किधर आएगा, चेक करके देखते हैं। देखो, अगर एक वेक्टर बड़ा है और एक अगर छोटा है तो फिर रिजल्टेंट किधर आएगा, ये देखो
किसकी तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, बड़े वेक्टर की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। तो एक रूल बन गया कि हमेशा जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो हमेशा, अगर दो वेक्टर्स अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो हमेशा ये बड़े वेक्टर की तरफ ज़्यादा झुका हुआ होगा, मतलब बड़े वेक्टर से इसका एंगल कम बनेगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, ये दिमाग में रखनी है सारी बातें, ये मैं इसलिए डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि याद रहे। ये सब पॉइंट्स हैं आपके नोट्स में, याद रखना है इनको। ठीक है, इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और उनके बीच का एंगल है थीटा, तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा। मैंने स्पेशल केस लिया, देखो दो वेक्टर अगर बराबर मैग्नीट्यूड के हैं और उनके बीच का एंगल कितना है थीटा, तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, फॉर्मूला लगा के देखते हैं। R इक्वल्स टू आएगा √a²। अगर a और b बराबर है तो b को भी a लिख दो, तो +a² + 2a × a यानी कि 2a² cos थीटा। इसको सॉल्व करोगे ना तो ये बन गया 2a², और ये भी 2a² है तो कॉमन ले सकते हो क्या, तो ये आएगा 1 + cos थीटा। अच्छा 1 + cos थीटा तो कुछ होता है, पता है क्या आपको। R इक्वल टू ये क्या होगा, √2a²। 1 + cos थीटा को क्या लिख सकते हो, 2 cos² θ/2, क्या लिख सकते हो, ये फॉर्मूला होता है 1 + cos थीटा का फॉर्मूला है ये। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, रिजल्टेंट क्या आ गया बोलो। देखो a² है तो a बाहर आएगा, और 2 और 2 4 बनेगा, √ से 2 बाहर आ जाएगा, एक स्क्वायर हटा दो तो ये आ गया cos θ/2। तो ये अपना आंसर होगा। तो दो वेक्टर जब भी इक्वल मैग्नीट्यूड के हों तो उनका रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा, 2a cos θ/2 के बराबर होगा। एक और बात है इसमें खास, अगर दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 120 डिग्री है, मान लो 8th केस ले रहा हूं मैं, मान लो कि दोनों के बीच में एंगल है 120 डिग्री और दोनों वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, a और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला लगा के देखो आंसर क्या आता है। वापस वेक्टर a आ जाएगा, क्योंकि थीटा को अगर 120 पुट करोगे तो ये बन जाएगा 60 डिग्री। cos 60 क्या होता है, 1/2, 2 से 2 उड़ गया तो आंसर आया R इक्वल टू a। a और b बराबर थे, मतलब अगर दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, और उनके बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो भी उन्हीं के बराबर आएगा। 10-10 न्यूटन के दो फोर्स हैं 120 डिग्री एंगल पे, रिजल्टेंट भी क्या आएगा 10 ही आएगा। कैलकुलेशन करोगे इसकी, याद रखोगे ना, ये बेस में कैलकुलेशन थोड़ी करोगे। एंगल 120 डिग्री दिख जाए और दो वेक्टर बराबर दिख जाए तो रिजल्टेंट हमेशा उसी के बराबर चिपका देना। ठीक है, तो ये आ गया अपना रिजल्टेंट वेक्टर जो कि इन्हीं के बराबर है। तो रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा जब थीटा 120 डिग्री होगा। बस इतनी बात ध्यान रहेगी। ठीक है, लो कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। लो पहला क्वेश्चन है बिल्कुल आसान, करो इसको। इन द गिवन फिगर फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर गिवन दैट वेक्टर a का मैग्नीट्यूड 5 है, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड 12 है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और आपको क्या बताना है, a और b का रिजल्टेंट बताना है। जब भी आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हो तो उनके बीच का एंगल लेना है, मतलब आपको कौन सा एंगल लेना है, ये वाला एंगल लेना है। यहाँ से यहाँ तक कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना, तो इनके बीच में कितना हुआ 110 - 20 करोगे तो 90। अब बाकी आप आंसर फाइंड करके बताओ। थीटा पता चली गया, अब तो फॉर्मूला लगाओ सीधा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला चिपका दो, √a² यानी 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 2 × 5 × 12 × cos 90। cos 90 कितना 0। तो जब भी थीटा 90 आ जाए तो ये वाले टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, लास्ट वाली 0 हो जाती है। √ ये 25, ये 144, 169 बनेगा, मतलब आंसर आएगा 13। तो 13 आपका आंसर। क्लियर है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 and 5 मेक्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद ईच अदर, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10। बिल्कुल आसान है, ये तो फॉर्मूला बेस्ड ही है। जो वेक्टर 10 मैग्नीट्यूड का है उससे आपको एंगल बताना है, एक तो रिजल्टेंट का। थीटा आपको कितना दे रखा है 120 डिग्री दे रखा है। वेक्टर ए है मान लो इसमें 10, वेक्टर बी कितना है, जिससे एंगल बताना होता है ना रिजल्टेंट का, उसको वेक्टर ए मान लिया करो। दूसरा है 5, ये लो बता दो। थीटा बताना है और रिजल्टेंट बताना है। रिजल्टेंट तो आ जाएगा अपना √a² यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर
प्लस 2 इंटू 10 इंटू 5 इंटू कॉस 120। कॉस 120 याद रखो कितना होता है, -1/2। ये 100, ये 25 यानी 125, तो यही हो गया। माइनस का ये कितना आएगा, -1/2 पुट करोगे तो एक 2 कैंसिल होके माइनस का 50, यानी कि √75 आएगा ना, यानी कि 5√3 आया क्या आंसर। ठीक है, ये तो आ गया रिजल्टेंट। और एंगल उसके लिए tan अल्फा फॉर्मूला होता है b sin थीटा, यानी कि 5 sin 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 10 + 5 cos 120 डिग्री। सॉल्व कर लो इसको। sin 120 कितना होता है, sin 120 को sin 90 + 30 लिख सकते हो, जो कि cos 30 के बराबर होता है। ये होता है √3/2 के बराबर। और ये आ जाएगा नीचे cos 120 वही -1/2, तो -1/2 लिखोगे तो ये कितना बनेगा, 10 - 5/2। tan अल्फा कितना आएगा, ऊपर तो बनेगा 5√3/2 और नीचे बनेगा 15/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 कैंसिल, ये आएगा 1/√3 बनेगा क्या, सॉल्व करोगे ना इसको 1/√3, यानी अल्फा कितना आ गया, tan इनवर्स 1/√3 मतलब 30 डिग्री। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेज 1 न्यूटन एंड 30 न्यूटन इज 6√5 न्यूटन, देन फाइंड द एंगल बिटवीन द फोर्सेस। दो फोर्स हैं, उनके मैग्नीट्यूड आपको दे रखे हैं और उनका रिजल्टेंट भी दे रखा है, एंगल बताना है। कितना आसान क्वेश्चन है ना। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, हाँ 6√5 स्क्वायर कर लो ताकि थोड़ा सिंपल हो जाए, है ना। 1 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × 13 × cos थीटा, ये कितना बनेगा 36 × 5, है ना। ये कितना है 169 और ये 170, तो माइनस हो जाएगा 170 इक्वल टू 26 cos थीटा। ये कितना बन रहा है 10 इक्वल टू 26 cos थीटा, तो cos थीटा आ गया अपना 10/26 करोगे तो 5/13, तो थीटा आ गया cos इनवर्स 5/13। ठीक है,